दोस्तों, अब तक की तासिकाओं में हम भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं उसकी परिभाषाओं को देख चुके हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि भाषा विज्ञान का स्वरूप है और एवं परिभाषा है। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है। और वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य भाषा का बाहरी एवं भीतरी रूप एवं विकास होता है। इन सभी को शब्द ज्ञान या भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सम्यक अध्ययन होता है। मनुष्य जिन वस्तुओं से काम लेता है उस विषय में वो जानना भी चाहता है। जितना काम हम भाषा से लेते हैं उतना काम हम शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं लेते। सीधे शब्दों में यदि हम लोग कहा जाए तो भाषा विज्ञान का मतलब होता है भाषा का विज्ञान। मतलब तय है कि भाषा विज्ञान से तात्पर्य है भाषा का विशिष्ट ज्ञान। जब हम भाषा विज्ञान में भाषा पर विचार विनिमय करते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न हम सबके सम्मुख आता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा की उत्पत्ति, देखिए, हम भाषा विज्ञान के स्वरूप एवं परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा का बाहरी एवं भीतरी रूप एवं विकास आदि का सम्यक शब्द विज्ञान या शब्द भाषा विज्ञान वही भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सम्यक अध्ययन होता है। मनुष्य जिन वस्तुओं से काम लेता है उस विषय में वो जानना भी चाहता है। अर्थात जितना काम हम भाषा से लेते हैं उतना काम हम शरीर के अतिरिक्त किसी वस्तु से नहीं लेते। मतलब तय है कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम जिन भाषा का या जिन शब्द प्रयोगों का हम लोग उपयोग में लेते हैं उसके संदर्भ में हम लोग बिल्कुल अपरिचित से हैं। जैसे कि हमारे माइंड में, हमारे दिल में प्रश्न उभर कर आता है स्वभावतः कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल से लोग ढूंढते आ रहे हैं। यदि हम भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करें तो द्व्युत्पत्ति सिद्धांत वाले लोगों का कहना यह है कि जैसे शंकर जी का डमरू बजता है या नारद जी की वीणा अलापने लगते हैं और वहां से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मात्र अनुमान लगाया जाता है। श्रम परिहार सिद्धांत वाले लोगों का कहना यह है कि जैसे बनघट पर महिलाएं कपड़े धोने के लिए जाती हैं और वहां से जो आवाज उनकी मुंह से आती है कपड़े धोते समय, वह उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मात्र अनुमान लगाया जाता है। अनुकरण सिद्धांत वाले लोगों का कहना है कि मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है। अनुकरण करता चला जाता है और वहां से जिन शब्दों का निर्माण होता है तो वही से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मानव विज्ञान यह जो है, भाषा विज्ञान मूलतः मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अतः हम सभी के लिए विचारणीय प्रश्न यह हो जाता है कि वैज्ञानिक और ठोस आधार प्राप्त हो। भाषा की उत्पत्ति यदि भले ही सदियों से पहले हुई है परंतु विचार करने के लिए केवल आधार मात्र ही है, केवल अनुमान लगाए जाते हैं। भाषा विज्ञान मूलतः भाषा का विज्ञान होता है और भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सम्यक अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जिन वस्तुओं से काम लेता है उस विषय में वो जानना भी चाहता है। लेकिन जितना काम हम अपनी भाषा से लेते हैं शायद हम उतना काम अपने शरीर से भी लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम अपने शरीर के भीतरी रूप से बिल्कुल अपरिचित होते हैं और यदि शरीर बिगड़ जाता है तो हम हमारा पूरा शरीर सौंप देते हैं किसी चिकित्सक पर, ठीक उसी प्रकार यदि हम भाषा को देखते हैं, भाषा विज्ञान को देखते हैं, तो जिस वस्तु से हम दिन रात काम लेते हैं उसे हम छोड़ देते हैं व्याकरण पर। क्योंकि प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि व्याकरण किसे कहा जाता है, तो भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। और जिससे भाषा क्या है, उसके अंग क्या है, ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा के साथ क्या तात्पर्य होता है, ये सबसे हमारा भाषा विज्ञान जो है वो जुड़ा है। ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, जैसे इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था कि ध्वनि से तात्पर्य होता है वह ध्वनियाँ जिन ध्वनियों से
पायल की आवाज होती है, या हम कहें कि घने अमावस की रात में हम लोग रात के 2 बजे निकले हुए हैं, घने जंगल में चले जा रहे हैं नंगे पैर, फिर भी हमारे पैरों की जो आहट है वो होने वाली आवाज, या हम कह सकते हैं कि गाड़ी के भूंपू की आवाज, रेल की आवाज। तो इन ध्वनियों को, इन आवाज को न लेते हुए, जैसे हमने इसके पूर्व आपको बताया था, स धन आ धन ग धन र शब्द तैयार होता है सागर। आप देखिएगा कि यदि सागर इस शब्द की उत्पत्ति इन ध्वनियों से होती है, तो सागर इस शब्द के नाते हम अलग अलग प्रकार के वाक्य को बना सकते हैं। और जब हम यह कहते हैं कि वाक्य सागर खाना खा रहा है, सागर खेल रहा है, तो इन दो वाक्यों के साथ यदि तीसरा वाक्य हम आपके सम्मुख रखते हैं कि सागर अत्यंत मनोरम है, देखिएगा कि जब इन तीन वाक्यों के भीतर दो वाक्य में ये स्पष्ट प्रतीत करवाते हैं कि सागर यह एक लड़के का नाम है जो एक छोटा बच्चा है और खाना खा रहा है, या सागर खेल रहा है। क्लियर। अब आगे यदि बढ़ते हैं तो सागर समंदर के रूप में लेते हैं, तो समंदर अत्यंत मनोरम है, विशाल है। मतलब है कि इन तीन वाक्यों के भीतर पहले दो वाक्य जो है, यह दो वाक्य उस अर्थ की गहनता को, अर्थ की महत्ता को स्पष्ट करते हैं, और दूसरा जो वाक्य है मतलब उस वाक्य की गहनता को यदि हम स्पष्ट करते हैं तो समंदर के रूप में अपनाया जाता है। तो वहां से निर्मित होने वाली हमारी ध्वनियां, मतलब भाषा कैसे बनती है, तो भाषा बनने के लिए ध्वनियों का, ध्वनियों से निर्मित होने वाले उन शब्दों का, और शब्दों से प्रतीत होने वाले, शब्दों से जो श्रृंखला प्राप्त होती है वाक्य बन जाते हैं, और वाक्यों की श्रृंखला में जो गहन अर्थ होता है उसी से हमारी भाषा तैयार हो जाती है। और भाषा के साथ जुड़ा हुआ जो विशिष्ट ज्ञान है वह भाषा विज्ञान कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी मैम। ओके, धन्यवाद जी। देखिए, अब इस प्रसंग में हमारे सबके सम्मुख प्रश्न उपस्थित होता होगा कि ठीक है, इतिहास भाषा का कहना सर्वसाधारण था, लेकिन मैडम आपने बताया है कि विज्ञान, तो क्या यह विज्ञान ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या गणित शास्त्र के समान ही शास्त्र है? तो निश्चित तौर पर हाँ, क्योंकि इसके पूर्व हम आपको डेफिनेट कर चुके हैं, परिभाषित कर चुके हैं कि जिस संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता हो उसे हम विज्ञान कहते हैं, और भाषा के संदर्भ में जो विशिष्ट ज्ञान हमें प्रदत्त होता है उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान ये जो शब्द है ज्ञान की वैसी ही शाखाओं के रूप में लिया जाता है जो वास्तविक अर्थ में विज्ञान नहीं कहलाता, परंतु भाषा विज्ञान से भाषा के अध्ययन में पर्याप्त हमें सहायता मिल जाती है। भाषा की शुद्धता, उसका समुचित प्रयोग, इसका ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक भाषा तत्वों का थोड़ा बहुत हमें परिचय न हो जाए। वो भाषा विज्ञान से संभव है। किसी समाज और संस्कृति के ज्ञान के लिए भाषा महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है, और इससे समाज विशेष की सभ्यता या उसका मानसिक विकास का पता हमें चलता है। देखिए, भाषा विज्ञान के स्वरूप को इसके पूर्व भी हम आपके सम्मुख रख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार ओवरलुक हो जाए इसलिए ये सारा टॉपिक हमने लेने का प्रयास किया। अब चलते हैं, इतना ये जो पॉइंट है स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? आपकी आज्ञा है तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। ओके, धन्यवाद। जैसे भाषा विज्ञान के संदर्भ में भारतीय एवं पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया और उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, जो इस प्रकार से आपको यदि प्रश्न, यदि ऑफलाइन मोड पर हमारी एग्जाम होती है तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भाषा विज्ञान की
भाषा विज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भाषा विज्ञान की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। सवाल ऐसा पूछा जाता है, तो जो उपर्युक्त आपको ये जो विश्लेषण हमने अभी अभी बताया, इसका बड़ा ब्रॉड करके जो अभी बताया हमने, तो भाषा विज्ञान का स्वरूप ये आपके सामने है। तो परिभाषाओं को डायरेक्टली स्टार्ट न करते हुए यही पॉइंट्स को आपको इसी प्रकार से लिखना है कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में भारतीय एवं पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण का अध्ययन करते हुए जो परिभाषा दी है वह निम्नानुसार है। फिर एक एक करके आप उसे डिफिनेट करते जाइएगा, जैसे ब्लूमफील्ड, ऑक्सर लुई चावरिया, डॉक्टर पी डी गुणे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। अब देखिएगा ये 6 परिभाषिकार हैं। अब आप कहोगे कि मैडम ये 6 के 6 करने इंपॉर्टेंट है क्या, आवश्यक है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है बेटा क्योंकि आज हमें 6 के 6 याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम हमारे निकट आती है, ऑफलाइन मोड की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन का भी यदि होता है तो आपको किसी एक की परिभाषा से परिभाषित कर दिया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा कि इस परिभाषा के पारिभाषिकार कौन है। तो भी आप लोगों को कंफ्यूजन में होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि परिभाषा आपके साथ होती है। तो इस प्रकार के सवाल ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक बार यदि आपको ये टॉपिक की गहनता को समझ में आ गया तो पूरा ओवरऑल सिलेबस जो है ये सिलेबस की नींव है। भाषा विज्ञान की स्वरूप परिभाषा या भाषा विज्ञान के अंग, यह जो है ये पूरे ओवरऑल सिलेबस का आपका मूल आधार है, रीढ़ की हड्डी के समान है। यदि इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको बाकी के जो लेक्चर से बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड ये जो है ये पाश्चात्य विद्वान है। जिस प्रकार से हमने भाषा विज्ञान माफ कीजिएगा भाषा की परिभाषा को बताते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन की परिभाषा को आपके सामने रखा था, तो ठीक वैसे ही हम डॉक्टर ब्लूमफील्ड की परिभाषा को आपके सम्मुख रखते हैं। उनका कहना क्या है देखिएगा, लिंग्विस्टिक इज अ साइंस। अब आप लोग भी लर्न करते जाइएगा उसे। लिंग्विस्टिक इज अ साइंस विच कॉन्कर्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एज वेल एज इन पर्टिकुलर। अब देखिए लिंग्विस्टिक इज अ साइंस, हमने अभी आपको बताया कि भाषा क्या है, तो भाषा यह एक विज्ञान है विच कॉन्कर्स विद द साइंटिफिक स्टडी, और वो क्या करता है, तो वह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऑफ लैंग्वेज किसका, भाषा का, इन जनरल एज वेल एज इन पर्टिकुलर, मतलब वो इस दृष्टि से भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करता है, व्याकरणिक दृष्टि से वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार हम उस परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहना चाहेंगे, आपके पास आपकी कॉपी हो, आपके पास पेन हो, जाहिर सी बात है आप उससे लिख रहे हो। लिंग्विस्टिक इज अ साइंस which concurs with the scientific study of language in general as well as in particular। फिर से एक बार, linguistic is a science, ऐसे तोड़ दीजिएगा उसे। जब तक आप उन शब्दों को तोड़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उसे तोड़ दीजिए, बड़ी लैंग्वेज बड़ी डेफिनेशन है तो उसे तोड़िए वन बाय वन करके। यहाँ लिंग्विस्टिक इज ए साइंस, यहाँ तक आइए, वन का हिस्सा पार्ट बनाइए, विच कॉन्कर्स दो का हिस्सा, विद द साइंटिफिक स्टडी तीन, ऑफ लैंग्वेज चार, इन जनरल पांच, एज वेल एज इन पर्टिकुलर छह। तो एक परिभाषा को हमने 6 हिस्सों में बांट दिया, मतलब तुरंत हमें लर्न हो गया। फिर से एक बार कहना चाहेंगे, लिंग्विस्टिक इज अ साइंस विच कॉन्कर्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एज वेल एज इन पर्टिकुलर। Linguistic is a science which concurs with the scientific study of language in general as well as in particular। आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेगा? आपके आंखों के सामने है, क्या आप लोगों का लर्न हो गया अभी? आप लोग लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, हमारे साथ साथ बोल रहे हो ना? आपके माइंड में तो ये सारी डेफिनेशन हो रही है, सेट हो रही है। आप उसे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है।
आप उसे लिख ही लो और फिर उसके बाद में आप यदि चाहते हो कि लिखने के बाद हम तुरंत उसे अभी नहीं बता पाएंगे, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी है तो आप उसे पढ़ भी सकते हो, आप उसे लिख भी सकते हो। तो हमने आपको पहले बताया डॉक्टर ब्लूमफील्ड की परिभाषा को परिभाषित करते हुए, लिंग्विस्टिक इज अ साइंस व्हिच कॉन्कर्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एज वेल एज इन पर्टिकुलर। दूसरे परिभाषिकार है डॉक्टर ऑक्सर लुई चावरिया। भाषा विज्ञान में अब देखिए इन्होंने क्या कहा, भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान के अतिरिक्त, मतलब केवल भाषा विज्ञान अपने भाषा विज्ञान का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है। देखिए ऐतिहासिकता से तात्पर्य, अब हम इतिहास पर चले जाएंगे, जैसे हमारी संस्कृति है, अजंता मोहनजोदड़ो है ना, इस संस्कृति का भी अध्ययन करता है और साथ में भाषा को वो तुलनात्मक अध्ययन। अब देखिए कैसे भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करेगा, यदि प्रॉपर रूप से यदि मराठी भाषी कोई व्यक्ति होता है तो मराठी भाषी व्यक्ति और हिंदी भाषी व्यक्ति, इन दोनों के अंतर को आप लोग समझिएगा कि जैसे उनका भाषा का स्तर होता है, भाषा का दायरा होता है बोलने का, अपनाने का, तो यहाँ पर हम उन्हीं दो भाषाओं को रखते हैं, एक तो हिंदी को रखते हैं या मराठी को रखते हैं, हिंदी मराठी को रखते हैं या अंग्रेजी और मराठी को रखते हैं या गुजराती और तमिल को रखते हैं। जब इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो भाषा विज्ञान इसी का तुलनात्मक अध्ययन करता है, मतलब दो भाषाओं के तुलनाओं का अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। फिर से एक बार ऑक्सर लुई चावरिया की परिभाषा को परिभाषित करते हुए हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे कि भाषा विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है। फिर से एक बार, भाषा विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है। डू यू अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर हुआ? दो परिभाषा आपको क्लियर हो गई बेटा? क्लियर हो रहा है आपको? जी मैम। ओके, धन्यवाद। अब चलते हैं आगे, डॉक्टर पीडी गुणे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, जैसे आपको आपकी मम्मी बताती है कि जाइए और पनघट से कपड़े धो के लाइए या बर्तन मांज दीजिए या बाहर मार्केट से कोई चीजें लेकर आइएगा। तो इस प्रकार से जैसे आपकी मम्मी बोलती है और आप तुरंत घर से बाहर निकल जाते हो, लेकर तुरंत पहुंच जाते हो, बस वैसी ही परिभाषा है। डॉक्टर पीडी गुणे ने भाषा विज्ञान को साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा है। देखिए परिभाषा भले ही यहाँ पर आप लोगों का उच्चारण नहीं हो पा रहा है या आप उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हो, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आप घर पर हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, और जिस कारण आपको ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, जिसके माध्यम से ये परिभाषा आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत ही जल्द हमारा प्रयास ये होगा कि हम इन स्लाइड्स को आपके गूगल क्लासरूम पर भी डाल सके ताकि बाकी के जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी मिल जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको लेक्चर्स का यूट्यूब पर भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए देर लगेगी, जिसके कारण आप लोगों को लेक्चर्स में जुड़ना अत्यावश्यक होगा। तीन परिभाषाकारों को हमने आपके सम्मुख रखा। पहले डॉक्टर ब्लूमफील्ड। डॉक्टर ब्लूमफील्ड का जो कहना है वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक इज अ साइंस which concurs with the scientific study of language in general as well as in particular। पहले पारिभाषिकार आपके सम्मुख रखे। दूसरे पारिभाषिकार के रूप में यदि हम जानना चाहेंगे तो डॉक्टर ऑक्सर लुई चावरिया, उनका कहना है भाषा विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है। तीसरे परिभाषिकार है डॉक्टर पीडी गुणे। बिल्कुल सिंपल से परिभाषा से उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा भाषा विज्ञान को बस साइंस ऑफ लैंग्वेज कह दिया और मुक्ति पा गए। तीन परिभाषिकार हो गए। नेक्स्ट डॉक्टर श्याम सुंदर दास। भाषा विज्ञान में अब देखिए भाषा विज्ञान में क्या क्या उसका अध्ययन किया जाता है। तो भाषा विज्ञान
भाषा की उत्पत्ति, अभी अभी आपको उत्पत्ति के संदर्भ में बताया, उसकी बनावट मतलब वो कैसे तैयार होती है, उसका विकास, वो किस प्रकार से उसके विकास की परंपरा होती है, तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। भाषा विज्ञान, फिर से एक बार आपके सम्मुख रखेंगे कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, भाषा की बनावट, भाषा का विकास तथा भाषा का ह्रास। देखिए, जो इस संसार में आया हुआ है, जन्म लिया है, तो उसका तो ह्रास होना निश्चित है। लेकिन भाषा के साथ यदि हम मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति हुई है, अभी अभी हमने आपको द्वित्पत्ति सिद्धांत वाले लोगों के अनुसार, श्रम परिहार सिद्धांत के अनुसार, अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बातें बताई, तो भाषा की उत्पत्ति जरूर किसी न किसी कारण हुई है। चाहे वह नारद की वीणा आलापने से हुई हो, चाहे वह शंकर जी के डमरू के बजने से हुई हो, चाहे वह अपने नाभि, अपने भवसागर से ही प्राप्त अ उ और मा माने ओम से हुई हो, चाहे किसी भी तरीके से केवल अनुमान मात्र लगाए जाते, ये भाषा की उत्पत्ति है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे हमने आपको बताया कि संकेतों के माध्यम से भी भाषा उत्पत्ति, भाषा की वो जो हमने आपको पहले पंचम सत्र में जो चार्ट बनाया था, आपको याद आ रहा होगा उस वीडियो को, कि जैसे नागरिक सभ्यता का विकास हुआ, वैसे भाषा का भी विकास हुआ। और फिर भाषा का विकास कैसे हुआ, तो जैसे मनुष्य पहले 4 पैरों पर चलता था, उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे, फिर पूंछ थी, धीरे धीरे वो नष्ट होती गई, फिर मनुष्य ने अपना विकास किया, फिर जाके उसे ये एहसास हुआ कि हम बोल सकते हैं संकेतों के माध्यम से नहीं, बल्कि हम अपने आवाजों के माध्यम से। फिर उसने आवाज निकाली, आवाज को एक संकेत दिया, फिर उस संकेतों के माध्यम से उसने लिखना शुरू कर दिया, फिर लिखते समय वो बोलना सीख गया, और फिर धीरे 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 उसकी बनावट तैयार हुई, हमारी भाषा की बनावट तैयार, फिर उसका विकास होते गया, और फिर विकास का एक प्रारूप आज हमारे सामने है। और ह्रास की दृष्टि से देखते हैं तो कई ऐसी भाषाएं, जैसे शब्द का उच्चारण करते हैं कि अग्नि, तो अग्नि से तात्पर्य क्या होगा? अभी हम कहते हैं क्या कि माँ मुझे अग्नि दो, बेटा मुझे अग्नि दो, नहीं कहते हैं, तो अग्नि की जगह पर आग यह शब्द आ गया। मेरे हस्त में प्रॉब्लम है, तो हस्त का तात्पर्य हाथ होता है। अब सीधे से हमने क्या कर दिया, उन शब्दों का ह्रास हो गया, उस भाषा का ह्रास हो गया। अब श्राद्ध, यदि इस शब्द का उच्चारण करते तो श्राद्ध का मतलब पहले जमाने में हम लोग क्या लेते थे, अब क्या ले रहे हैं। देखिए, भाषा की उत्पत्ति को देखना है, उसकी बनावट को देखना है, उसके विकास को, ह्रास को देखना है। तो ह्रास कैसे हो गया, देखिएगा, श्राद्ध का मतलब प्राचीन युग में श्रद्धा से दिया गया भोजन हुआ करता था। लेकिन अब श्राद्ध का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो भोजन दिया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं, है ना। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपकी मम्मा को पता होगा, आपके घर में रहने वाले बड़े लोग जो होते हैं उनको पता होगा कि श्राद्ध किसे कहते हैं। आप उन्हें जरूर पूछिएगा तो आपको बता देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो अंतर है, यही शब्दों के ह्रास के रूप में हमारे सामने आता है, या हम कहें कि भाषा का ह्रास इस प्रकार से निरंतर रूप में होता जाता है। फिर से एक बार हम चौथे परिभाषिकार को आपके सम्मुख रखते हैं। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसका विकास तथा ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। क्लियर हो गए आप यहां तक? जी हाँ मैम। मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अब आप कहोगे कि मैडम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तो उस समय में भी थे जब आपने भाषा की परिभाषाओं को बताया था, अब इस समय में भी है। तो हाँ बेटा, बिल्कुल है। क्योंकि हम कहेंगे कि जिस प्रकार से शरीर में, हमारा ये जो शरीर है ना, इस शरीर में प्राण तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जो दिल की धड़कन होती है, जो हमारे हार्ट्स के बीट्स फील कर रहे हैं, लेकिन उस धड़कन को हम लोग केवल फील कर पाते हैं, है ना, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं। बस ये जो शरीर का प्राण तत्व, जितनी आंख महत्वपूर्ण है, जितने कर्ण महत्वपूर्ण है, जितने हाथ पे, ये सारे इंद्रिय जितने महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बेटर, सबसे महत्वपूर्ण अवयव के रूप में यदि लेते हैं तो ये अपना हार्ट है। हार्ट ही यदि खत्म हो गया तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। बस
वही है कि भाषा के साथ जुड़े हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हमारे शरीर में रहने वाले उस प्राण तत्व के समान है। क्लियर हो रहे हो? तो जिस प्रकार हमने आपको बताया था, आपको ये बात हमने कल के भी परसों के भी लेक्चर में बताई थी कि भाषा के विज्ञान को यदि हमें देखना है तो हम अपने शरीर के साथ, मानव शरीर रचना के साथ हम यदि भाषा विज्ञान को जोड़ते हैं तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर के अंतर्गत रचना के बारे में पूरी तरह से अभिज्ञ हो जाता है और हम अपना शरीर सौंप देते किसी चिकित्सक पर, ठीक उसी तरह हम अपनी भाषा को छोड़ देते हैं व्याकरण पर, और इस कारण व्याकरण को भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र के रूप में भी हम अपना लेते हैं। तो यही प्राण तत्व है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। क्या कहते हैं देखिएगा, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। लंबी परिभाषा है, उसे आप लोग चाहो तो तोड़ सकते हैं, जैसे हमने डॉक्टर ब्लूमफील्ड के डेफिनेशन को तोड़ा था। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तदविषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। फिर से एक बार आपके सम्मुख रखते हैं, तोड़ना कैसे है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। देखिए, ये डेफिनेशन हो गई आपकी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। अब यदि आपको 1, 2, 3, 4 और 5 ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो तो हम लास्ट वाले अंतिम डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। भाषा विज्ञान का सीधा सा अर्थ है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। बस इतनी सी परिभाषा उन्होंने हमारे सामने कही भाषा विज्ञान की और समाप्त हो गई। यह है भाषा विज्ञान का स्वरूप और भाषा विज्ञान की परिभाषाएं। तो देखिए बेटा, ये जो परिभाषा हमने आपके सम्मुख रखी, हो सकता है कि डॉक्टर पीडी गुणे की परिभाषा से आप लोग परिचित हो गए, लेकिन उस समय में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ऑनलाइन मोड पर भी हो सकती है या ऑफलाइन मोड पर भी, दोनों मोड के हिसाब से हम लोगों को स्टडी करनी है। यदि ऑफलाइन के मोड पर सवाल पूछा जाता है भाषा विज्ञान का स्वरूप बताते हुए भाषा विज्ञान की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए, तो यह आपका पहला प्रश्न तैयार हो गया है अभी आज की तासिका में। यहां पर हमारा ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया है। जैसे भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। भाषा विज्ञान की अनेक परिभाषाओं की प्रस्तुति हमने यहाँ पर की। कुछ में भाषा विज्ञान के स्वरूप एवं कथन पर बल है, किसी परिभाषा में भाषा विज्ञान के व्यापक पक्ष पर बल है। संक्षेप में यदि कहना चाहे तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो भाषा का वैज्ञानिक रीति से सम्यक अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न था वो पहला प्रश्न पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अभी आपकी बारी है, आपको यदि कोई सवाल पूछना है इसके संदर्भ में तो आप लोग सवाल कर सकते हो। परिभाषाएं आपके सामने है, आपको यदि पढ़ना है कि मैम हम पढ़कर बताना चाहेंगे तो आप लोगों का स्वागत है, मंच आपका है, आपके लिए खुला है, आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। फिर से एक बार इन परिभाषाओं को लेना है या भाषा विज्ञान के अंगों को चर्चा करनी है, आप लोग जैसा कहोगे वैसा होगा। प्लीज यू डिस्कस इट। क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? फिर से एक बार इन परिभाषाओं को लेना है या भाषा विज्ञान का ये जो टॉपिक है या ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया हो तो वैसे बता दीजिएगा।
मैम आगे बढ़िए। ओके, धन्यवाद बेटा। देखिए, भाषा विज्ञान का स्वरूप, भाषा विज्ञान की परिभाषा हमने आपके सम्मुख रखी। एक प्रश्न आप लोगों का तैयार हुआ है। अभी अभी आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा आज के लेक्चर में इसी पर, कि आप भाषा विज्ञान के स्वरूप और उसकी परिभाषाओं को लिखिए और गूगल क्लासरूम पर डाल दीजिए। अब ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट शायद आप लोगों ने ले लिया है, और नहीं लिया है तो वो बताइए, हम फिर से एक बार ऊपर से यहाँ तक आपको शेयर करते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लें। और जो बातें उसमें नहीं बताई जो स्क्रीनशॉट में नहीं है लेकिन जो हमने ओरली तौर पर बताई, उसे भी आप लोग लिखिएगा ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो सफल हो रहे हैं। क्लियर हो गया? आप समझ में आया आपको? क्लियर तो हो जी रहा मैम। है? जी जी मैम। ओके ओके, धन्यवाद बेटा। अब देखिए, भाषा विज्ञान को यदि हम लोग रखते हैं तो भाषा विज्ञान को मूलतः 4 रूपों में रखते हैं। अब कैसे? तो यहाँ पर जानबूझ के हमने इस प्रकार से कर लिया है ताकि आप लोगों का दिमाग लगना चाहिए। यहाँ पर 4 बातें हमने इसके पूर्व भी कही थी कि भाषा कैसे तैयार होती है और भाषा तैयार होते हुए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो यह आपके सम्मुख है। क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं क्रम यहाँ का जो हमने बताया हुआ है? वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो क्रम से भी लेते हैं तो कौन सा क्रम पहले आएगा? जैसे स, धन आ, धन ग, धन र बराबर ये ध्वनिया है। शब्द तैयार हुआ, हमारा रूप तैयार हुआ, सागर। तो फर्स्ट रैंक में कौन सा अंग आएगा? क्या लगता है आपको? फोनेटिक्स आएगा, मॉर्फोलॉजी आएगा, सेंटेक्स आएगा या सेमेटिक्स आएगा? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, कौन सा शब्द, कौन सा अंग पहले रूप में आएगा? क्या लगता है? हमने अभी अभी कहा आपको कि भाषा विज्ञान या मानव के साथ जुड़ा है, आपके साथ जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा है। ध्वनि से तात्पर्य क्या होगा? अभी अभी बताएंगे हम आपको कि ध्वनि से तात्पर्य क्या होता है। क्या लगता है आपको कि कौन कौन से शब्द पहले होने चाहिए? जानबूझ के उलट पुलट कर दिया हमने ताकि आप लोगों के माइंड में प्रश्न निर्माण हो कि मैडम आपने बताते हुए ध्वनि विज्ञान को पहले रखा था, उसके बाद में रूप विज्ञान को रखा था, उसके बाद में वाक्य विज्ञान को रखा था और लास्ट में हमने अर्थ विज्ञान को रखा था। तो ये हमारा क्रम है। पहला ध्वनि विज्ञान, बाद में रूप विज्ञान, फिर वाक्य विज्ञान, उसके पश्चात हमारा आएगा अर्थ विज्ञान। क्रम को आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया है अभी आपको? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? जानबूझ के ये सारी चीजें की है ताकि आप लोगों के माइंड में प्रश्न निर्माण हो। आप लोग प्रश्न नहीं करते हैं, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला यहां से हमने स्टार्ट किया। क्लियर हो गया आप लोग? जी मैम। आगे बढ़ना है बेटा। आगे बढ़ना है ना? जी मैम। ओके। अब देखिए कि दो वस्तु की टकराव से, अब दो वस्तु की टकराव कैसे हुई? अब ऑफलाइन मोड होता तो हम डस्टर और डेस्क, हमारा जो डायस होता उस पर बजा के बता सकते थे कि दो वस्तुओं की आवाज। मतलब क्या, कैसे दो वस्तु की आवाज कैसे बता सकते? देखिए, आपको आवाज आ रही है, दो वस्तुओं की आवाज, या ऐसा भी हम फील कर सकते हैं। ये देखिए, या दो वस्तुओं की टकराव से या मुख से उच्चारित आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। मतलब तय है कि वाक्य को जब खंडित करते हैं, वाक्य को खंडित करते हैं तब पद मिलता है, और जब पद को खंडित करते हैं तो संबंध तत्व और शब्द हमें मिलते हैं। अब देखिएगा कि इन संबंध तत्वों को या शब्दों के खंडित करने पर हमें ध्वनियां मिलती है, और इन्हीं प्राप्त ध्वनियों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है।
ध्वनि विज्ञान में ध्वनि की परिभाषा, उसका उच्चारण अवयव, ध्वनियों के उच्चारणगत ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, बलाघात, कैसे बलाघात होता है आदि का सम्यक अध्ययन किया जाता है। देखिए किस प्रकार से कि ध्वनि विज्ञान से तात्पर्य हम क्या लेते, अभी अभी आपको बताया हमने कि एक जगह पर ध्वनियां बता दी, स धन आ धन ग धन र, तो दूसरी जगह पर हमने आपको क्या बताया कि दो वस्तुओं की टकराव से निर्मित या मुख से उच्चारित आवाज को ही हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन दूसरे मायने में हमने आपको उसी समय बताया कि वाक्यों को खंडित जब हम करते हैं तब हमें पद मिलते हैं, पद को खंडित करते हैं तो हमें संबंध तत्व और शब्द मिलते हैं, और यही जो संबंध तत्व और शब्दों को खंडित करते हैं तो हमें ध्वनियां मिलती हैं। इन्हीं प्राप्त ध्वनियों का अध्ययन इस ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। और ध्वनि विज्ञान में क्या क्या होता है कि ध्वनियों का उच्चारण कैसे हुआ, ध्वनि यंत्र यानी क्या। अब देखिएगा आपको नेक्स्ट तासिका में, मतलब इस तासिका के पश्चात जब आपको ध्वनि विज्ञान सेपरेटली टॉपिक है, आपने सिलेबस को देखा होगा गूगल क्लासरूम पर जाकर, आपने उसे लिखा होगा आपके नोटबुक में, तो आपको सेपरेटली टॉपिक है ध्वनि विज्ञान का। तो ध्वनि विज्ञान किन किन चीजों का अध्ययन करता है, तो ध्वनि विज्ञान की परिभाषा, ध्वनि यंत्र, उसकी कार्य प्रणाली, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, बलाघात, बलाघात का मतलब क्या होता है कि किसी एक शब्द पर जब हम आघात करते हैं, जैसे रोको मत, जाने दो, एक शब्द एक वाक्य बताया आपको, रोको मत, जाने दो, मतलब तय है कि रोको के आगे यदि हम लोग कॉमा लगाते हैं, अल्पविराम लगा देते हैं, तो रोको, उसे मत जाने दो। और दूसरे शब्द में यदि कहते हैं कि रोको मत, मत के आगे यदि हम लोग अल्पविराम देते हैं, स्वल्पविराम देते हैं और कहते हैं कि रोको मत, जाने दो, मतलब उसे रोको मत, उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। पहले वाक्य में हमने कहा कि उसे रोको मत, जाने दो, और दूसरे वाक्य में बलाघात ऐसे हुआ कि उसे रोको मत, उसे जाने दो। तो इस प्रकार के बलाघात का भी अध्ययन सम्यक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से कहां पर किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, फोनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, फोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ मैम। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बताया कि यहाँ आया है, वाक्य को खंडित करने पर हमें पद मिलते हैं, पद को खंडित करने पर हमें शब्दों को खंडित करने पर, मतलब पद को खंडित करने पर हमें ध्वनियां मिलती है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर ही आपको एक क्लू मिल गया है कि इसके बाद ध्वनि विज्ञान के बाद में क्या आएगा, तो ये आएगा मोर्फोलॉजी, जिसे हम रूप विज्ञान कहते हैं, जिसे हम पद विज्ञान कहते हैं। अब देखिएगा कि जैसे हमने आपको ध्वनियों का उच्चारण बताया, ध्वनियां कैसे होती वो बताया। जैसे ध्वनियां है, न है, थ है, तो इन दो शब्दों को हमने क्या किया, मिला लिया, तो न थ यह शब्द तैयार हो गया। न में आ लगा दिया तो नाथ यह शब्द तैयार हो गया, रूप तैयार हुआ। देखिए ना हम लोग कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत, मतलब इस रूप विज्ञान के अंतर्गत, इस पद विज्ञान के अंतर्गत शब्द और पदों की रचना का अध्ययन किया जाता है। मतलब तय है कि किसी भाषा के वाक्य को जब हम खंडित करते हैं तो हमें जो छोटी इकाई मिलती है तो उसे हम पद कहते हैं या उसे हम रूप कहते हैं। रूप विज्ञान में इन्हीं पदों का या इन्हीं रूपों का समसामयिक रूप से अध्ययन किया जाता है। शब्दों का या धातुओं के आधार पर उसकी रूप रचना कैसे होती है, रूप बनाने के लिए शब्द या धातु के आधार पर रूप रचना कैसे बनाई जाती है, उसमें किस प्रकार के तत्व जोड़ने पड़ते हैं, रूपों के द्वारा क्या क्या काम लिया जाता है, इस प्रकार से पद विज्ञान का और पद विज्ञान के साथ साथ रूप विज्ञान और इन शब्द एवं पदों की रचना का समसामयिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन रूप विज्ञान एवं पद विज्ञान के भीतर किया जाता है।
यहाँ तक क्लियर हुआ अभी? पहला ध्वनि विज्ञान, दूसरा रूप विज्ञान। क्रम को ध्यान में रखिएगा, भले ही आपको ऐसे ही नोट्स में दिया जाएगा लेकिन आपको इन्हीं क्रम के साथ लिखना होगा। यदि आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं तो पहला है ध्वनि विज्ञान, दूसरा है रूप विज्ञान जिसे हम पद विज्ञान के नाम से भी कहते हैं। ध्वनि विज्ञान को, हाँ और एक चीज आपको बता दें कि ध्वनि विज्ञान को स्वन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है ना? यहाँ पर शायद नहीं दिया है, नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन ध्वनि विज्ञान को स्वन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑनलाइन मोड रहता है तो भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्वनि विज्ञान को स्वन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा रूप विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, तो रूप विज्ञान को पद विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा आपका मूल तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। सवाल आपके किस प्रकार की होंगे यह डिपेंड करेगा। ऑफलाइन मोड के भी सवाल होते हैं तो आपको उसके साथ भी तैयार होना है, ऑनलाइन मोड के होते हैं तो दोनों तरीकों के आपके सम्मुख हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन कभी बिगड़ती चली जाती है, कभी तंदुरुस्त होकर चली जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हो जाएगा, ऑफलाइन मोड पर भी एग्जाम होगी, ऑफलाइन लेक्चर्स भी हमारे होंगे, लेकिन अब इस सिचुएशन को देखते हुए हमें दोनों तरीकों का, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन मोड का भी अध्ययन और अध्यापन प्रणाली को आत्मसात करना होगा। कुछ नहीं कह सकते हैं आगे क्या होगा, बस हाथों में अपने है कि हमें अध्ययन प्रणाली को स्टार्ट कर देना चाहिए, अध्यापन प्रणाली को स्टार्ट कर देना चाहिए। अनिवार्य है आपका हर लेक्चर्स के लिए जुड़ना, अनिवार्य है उस लेक्चर्स के साथ आपको हर चीज को आत्मसात करना। अदरवाइज लेक्चर्स तो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी आपको ढेर सारे लेक्चर्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स आपके लिए है, अपना मंच है, आपके लिए बनाया हुआ है, महाविद्यालय आपका है, टीचर्स आपके हैं, परिवार आपका है, परिवार के सदस्य आप लोग हो, और इसलिए आप सभी से विनम्र गुजारिश है ऐसे जुड़ते रहिए, ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करते रहिए, ताकि आपको भी लेक्चर्स सुनने में मजा आए और हमें भी लेक्चर्स लेने में मजा आ जाए। तो रूप विज्ञान पद विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ध्वनि विज्ञान जो स्वन विज्ञान के नाम से जोड़ा जाता है। पहला हमने आपको बताया ध्वनि विज्ञान क्रम के साथ ही लेंगे, ध्वनि विज्ञान उसे स्वन विज्ञान के नाम से देखते हैं, रूप विज्ञान जिसे हम पद विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो भाषा विज्ञान के मुख्य अंग हैं। आपको इसके बाद में जो सेपरेटली इकाइयां पूछी जाएगी तो उन इकाइयों में, उन चैप्टर्स में आपको चैप्टर नंबर 1 होगा, फर्स्ट होगा ध्वनि विज्ञान, उसके बाद में होगा रूप विज्ञान, उसके बाद में होगा वाक्य विज्ञान, उसके बाद में होगा अर्थ विज्ञान। यदि आपको इस प्रकार की टेक्निक समझ में आ गई है कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीजों का आत्मसात हमें करना है, किन किन चीजों का अध्ययन हमें करना है, रूप विज्ञान के अंतर्गत हमें किन चीजों का अध्ययन करना है, तो जब आपके वो लेक्चर्स होंगे, जब उन टॉपिक्स को आपके सम्मुख रखेंगे तो शायद आपको उन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी क्लियर तो हो रहा है आपको, किसी को कोई समस्या नहीं है? हम आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम। हाँ धन्यवाद बेटा। अब देखिए वाक्य विज्ञान। अब वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान के अध्ययन में वाक्य विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमने बताया आपको सार्थक ध्वनियां जब, हाँ और एक बात बताना हम भूल गए इन ध्वनियों के संदर्भ में कि सार्थक ध्वनियां क्या होती है और निरर्थक ध्वनियां क्या होती है। यदि हम पहले लेक्चर्स को भाषा के स्वरूप को याद करते हैं पंचम सत्र के, तो उसमें हमने आपको सार्थक ध्वनियां क्या होती है और निरर्थक ध्वनियां क्या होती है वो बताया था। आपको याद आ रहा होगा, अभी अभी हमने आपको बताया किस ध्वनियां होती है, और उन ध्वनियों में सागर मतलब स धन आ धन ग धन र शब्द तैयार हुआ सागर। लेकिन इस सागर इस शब्द को यदि हम उलट देते हैं, गर सा करते हैं, या गर सा की जगह पर रग सा करते हैं, तो हमें क्या अर्थ की प्राप्ति होगी, क्या अर्थ की प्रतीति हमें सागर इस शब्द से जैसे मिल पा रही है वैसे गरसा से या रगसा से मिलेगी, मिल पाएगी?
नहीं मैम। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो ध्वनियां है, ये ध्वनियां निरर्थक ध्वनियां है। और सार्थक ध्वनि की ओर यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो सार्थक ध्वनियां हमारी वह कहलाती है जिन ध्वनियों के माध्यम से हम